मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11 बजे थे। प्रेस के दफ्तर में पुरानी प्रिंटिंग मशीनों की गड़गड़ाहट और कागजों की गंध के बीच प्रकाश अपनी मेज पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। प्रकाश को प्रेस में काम करते हुए कई साल बीत चुके थे। उसकी जिंदगी खबरों की तलाश और पन्नों को छापने में ही कटती थी। अचानक उसकी टेबल पर रखा फोन बजा। स्क्रीन पर उसके पुराने दोस्त माधव का नाम चमका। माधव उसका बचपन का दोस्त था जो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर एक सुदूर और पिछड़े गांव में रहता था। प्रकाश ने कॉल उठाया। हाँ माधव बताओ, इस वक्त कैसे याद किया? दूसरी तरफ से माधव की घबराई हुई आवाज आई। प्रकाश, यहाँ हमारे गांव में कुछ अजीब खौफनाक घट रहा है, मुझे डर लग रहा है भाई। प्रकाश ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। क्या हो माधव, खुलकर बताओ। माधव ने हकलाते हुए बताया। हमारे गांव में 18 साल का एक लड़का है, बंटी। उसे पहले ही पता चल जाता है कि गांव में कौन मरने वाला है। वो मौत के ठीक एक दिन पहले बता देता है कि किसकी जान जाने वाली है और उसकी कही हर बात सच साबित हो रही है। ये सुनकर प्रकाश चौंक पड़ा। एक मजे हुए प्रतिकार के नाते उसके अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। उसे लगा कि यह कोई अंधविश्वास है या फिर कोई बहुत गहरी साजिश। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस खबर में ज़रा भी सच्चाई है तो ये उनके अखबार की सबसे बड़ी और सनसनीखेज रिपोर्ट बन सकती है। अगली सुबह दफ्तर पहुंचते ही प्रकाश ने अपने चीफ एडिटर से इस अजीबोगरीब घटना का जिक्र किया। बॉस पहले तो हंसे, लेकिन प्रकाश की गंभीरता और उसकी पत्रकारिता के अनुभव को देखते हुए उन्होंने इसे 3 दिनों की छुट्टी और गांव जाने की इजाज़त दे दी। बॉस का साफ निर्देश था, वहाँ जाओ, 3 दिन रुको और उस बंटी नाम के लड़के से बात करो और पता लगाओ कि इस फैलाए गए भ्रम का असली माजरा क्या है। प्रकाश ने तुरंत माधव को फ़ोन किया। माधव, मैं आज सुबह की पहली ट्रेन से तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, 3 दिन तुम्हारे घर ही रुकूंगा। सफ़र लंबा था। ट्रेन की पटरियों की थक थक की आवाज़ के साथ प्रकाश का दिमाग में तरह तरह की आशंकाओं से घूम रहा था। दोपहर ढलते ढलते ट्रेन एक छोटे वीरान स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही प्रकाश ने देखा कि माधव उसका इंतजार कर रहा है। दोनों गले मिले और सीधे माधव के घर की ओर निकल पड़े। माधव का घर के किनारे स्थित था। घर पहुंचकर प्रकाश ने हाथ मुंह धोया और चाय का कप हाथ में लेकर अभी माधव से बंटी के बारे में बातें करना शुरू किया ही था कि तभी बाहर से तेजी से दौड़ने की आवाज़ आई। गांव का 12 साल का लड़का राजू हाँफता हुआ दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोला, माधव, माधव चाचा, बंटी ने आज फिर कह दिया। माधव उठ खड़ा हुआ। क्या कहा उसने? राजू ने डरते हुए कहा। बंटी ने कहा कि मोहन काका की पत्नी आज रात नहीं बचेगी, वो आज मर जाएगी। ये सुनते ही प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन माधव उससे भी ज्यादा हतप्रभ था। माधव ने घबरा कर कहा, यह कैसे संभव है? मोहन काका की पत्नी तो पूरी तरह से ठीक है, ना तो उन्हें कोई बीमारी है ना ही कोई तकलीफ, वो भला अचानक कैसे मरेगी? प्रकाश ने अपनी डायरी निकाली और बोला, माधव, मुझे इसी वक्त बंटी से मिलना है, मुझे उसके घर ले चलो। माधव प्रकाश को लेकर तुरंत बंटी के घर की ओर भागा। बंटी का घर गांव के मुख्य बस्ती में था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर के बाहर 2-4 ग्रामीण डरे सहमे खड़े फुसफुसा रहे थे। माहौल में एक अजीब सा खिंचाव और डर फैला था। घर के अंदर दाखिल होते ही प्रकाश ने देखा कि बंटी के माँ बाप बदहवास और अत्यंत चिंतित बैठे थे। बंटी को एक घेरे अंधेरे में कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया गया था। माधव ने प्रकाश को इशारा करते हुए कहा, ये बंटी के माता पिता है, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। प्रकाश ने विनम्रता से पूछा, चाचा, ये सब कब से शुरू हुआ? क्या सच में बंटी मौत की भविष्यवाणी करता है? बंटी के पिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, साहब, आज से करीब 1.5 महीने पहले की बात है। अचानक एक दिन बंटी ने कहा कि हमारे गांव का अमुक आदमी मर जाएगा। पहले तो हमने इसे बच्चे की बहकी बातें समझा, लेकिन जब 1-2 लोग सच में मर गए तब हम भी इसे महज इत्तेफाक माना। वो थोड़ा और रुके और उनकी आंखों में खौफ तैर गया। मगर 3 हफ्ते पहले उसने कहा कि हमारे पड़ोस में रहने वाला अशोक मर जाएगा।
इस पर हमने बंटी को बहुत डांटा। इसकी माँ ने इसे थप्पड़ भी मारे कि ऐसी अशुभ बातें क्यों बोलता है। अशोक महज 40 साल का हष्ट पुष्ट और सेहतमंद आदमी था, लेकिन साहब इस बात के ठीक 1 घंटे बाद खबर आई कि अशोक रास्ते में चलते चलते अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब से पूरे गांव में खौफ है। गांव वालों ने मिलकर बंटी को इस कमरे में कैद करवा दिया है। लोगों का कहना है कि बंटी शाम को बच्चों के साथ खेलने नहीं जाता, बल्कि चुपके से शमशान चला जाता है। वहाँ एक बहुत बड़े और पुराने इमली के पेड़ के पास नीचे बैठकर वो घंटों की अदृश्य चीज़ों से बात करता है। वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ वही बस बोलता रहता है। बंटी के पिता ने आगे कहा, गांव वालों ने हमें सख्त आदेश दिया कि बंटी किसी भी हाल में बाहर ना निकले। अगर ये बाहर आया तो गुस्साए और डरे हुए गांव वाले इसे जान से मार डालेंगे। बंटी के माता पिता से बात करने के बाद प्रकाश और माधव वापस घर आ गए। दिन ढल चुका था और सूरज के ढलते ही गांव पर एक गहरा दम घोटू अंधेरा छा गया। रात के करीब 9 बजे खाना पीना खाकर दोनों आंगन में बैठे ही थे कि तभी राजू एक बार फिर पागलों की तरह भागता हुआ आया। राजू चीखते हुए बोला, माधव चाचा, अनर्थ हो गया। बंटी किसी तरह अपने कमरे की खिड़की तोड़कर भाग गया। सब लोग कह रहे हैं कि वो शमशान की तरफ गया है। ये सुनते ही प्रकाश और माधव झटके से अपनी जगह से खड़े हो गए। प्रकाश ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और कहा, माधव, हमें अभी जाकर देखना होगा कि आखिर वो शमशान में जाकर करता क्या है। माधव का शरीर डर से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रकाश, इतनी रात के उस भूतिया बच्चे के पीछे शमशान कौन जाएगा। मैं तो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम भी मत जाओ, वो कोई आम इंसानी मामला नहीं है। लेकिन प्रकाश पत्रकार था। उसकी तर्कवादी दिमाग ने इन बातों को मानने से तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं इन भूत प्रेत और अंधविश्वास की बातों पर भरोसा नहीं करता। मैं अकेला ही जाऊंगा। माधव के रोकने के बावजूद प्रकाश टॉर्च चलाकर अंधेरे में शमशान के रास्ते निकल पड़ा। बाहर का नज़ारा किसी भयानक सपने जैसा था। पूरा गांव घोर से अंधेरे में डूबा था। हवा रुक चुकी थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि प्रकाश को अपने कदमों की आहट, अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थे। ऊपर आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। वो काली ब्याह अमावस की रात पगडंडी पर होते हुए जैसे ही प्रकाश खेतों को पार करके शमशान के करीब पहुंचा, उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शमशान के अंदर दर्जनों लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हों। प्रकाश ने सोचा, इतनी भयानक रात में इस वीरान शमशान में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। वो धीरे कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने शमशान के मैदान में कदम रखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सामने एक दृश्य देखकर उसका खून जम गया। वहां दर्जनों लोग नहीं थे। उस विशाल सूखे और भयानक इमली के पेड़ के नीचे केवल बंटी अकेला बैठा था। लेकिन आवाजें वाकई में कई लोगों की आ रहे थे जो बंटी के चारों ओर हवा में तैर रहे थे। प्रकाश ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे बंटी के मुंह पर मारी और जोर से चिल्लाया, बंटी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। इतना बोलते ही बंटी की गर्दन झटके से घूमी। उसने धीरे से अपना चेहरा प्रकाश की ओर मोड़ा। बंटी का चेहरा देखते ही प्रकाश की हलक से चीख फंस गई। वो चेहरा अब किसी 18 साल के मासूम बच्चे का नहीं था। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, रंग काला नीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में कटोरों से गाढ़ा लाल खून बहकर गालों पर गिर रहा था। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी बल्कि शैतानी थी। प्रकाश समझ गया कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खौफनाक और बुरी शैतानी ताकत खड़ी थी। प्रकाश डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। तभी बंटी अपनी जगह से उठा और भारी दोहरी आवाज में बोला। एक आवाज बच्चे की थी और दूसरी किसी बेहद प्राचीन भयानक प्रेत की। बंटी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मैं तो अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, आइए आप भी हमारे दोस्तों के साथ बैठकर बात कीजिए। इससे पहले कि प्रकाश पीछे मुड़कर भाग पाता, बंटी ने एक पल में फासला तय किया और प्रकाश की कलाई को दबोच लिया। बंटी की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी ठंडी और भयानक मजबूत थी। वो प्रकाश को खींचते हुए उस इमली के पेड़ के काले तने की तरफ ले जाने लगा। प्रकाश का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। अत्यधिक भय
और उस असुरी शक्ति के स्पर्श से प्रकाश का दिमाग बंद हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं शमशान की ठंडी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अगली सुबह प्रकाश की आंखें खुली तो वह शमशान में नहीं बल्कि माधव के घर के कमरे की खाट पर लेटा था। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। पास ही माधव और गांव के 3-4 लोग चिंतित मुद्रा में खड़े थे। प्रकाश के होश में आते ही माधव ने राहत की सांस ली। प्रकाश ने हकलाते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? बंटी कहाँ है? माधव ने गंभीर चेहरे के साथ बताया, सुबह जब तुम नहीं लौटे तो हम सब मिलकर तुम्हें ढूंढने शमशान में गए थे। तुम उस इमली के पेड़ के नीचे बदहवास और बेहोश पड़े थे, लेकिन बंटी वहाँ नहीं था। हमने पूरे शमशान और आसपास के जंगलों में ढूंढ लिया, बंटी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। माधव ने आगे जो कहा उसने प्रकाश के रोंगटे फिर से खड़े कर दिए। बंटी तो नहीं मिला प्रकाश, लेकिन उस इमली के पेड़ के तने पर खून से सना एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा कील से ठुका हुआ मिला। मैं अपने असली दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उस घटना के बाद आज से बंटी का कोई पता नहीं चला। वो उस अमावस्या की रात हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। प्रकाश वापस शहर लौट आया। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन उस रात शमशान का वो दृश्य, खून टपकती आंखें और बंटी की वो दोहरी खौफनाक आवाज़ आज भी प्रकाश को सोने नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी और कहानी के साथ।